चलिए, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हमने डिग्री टू होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बीच में एंगल के बारे में पढ़ाई कर ली थी और उसकी कंडीशंस के ऊपर बात कर ली थी। एच जीरो का मतलब कि दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगी। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो का मतलब जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ऐसा हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने डिग्री टू की इक्वेशन लिखी थी। और डिग्री टू की इक्वेशन में हमने कहा था ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा। और डेल्टा का मतलब एबीसी प्लस टू एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो था। इसका प्रूफ मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है ना? यहीं तक पढ़ाई हुई थी, इससे आगे तो नहीं पढ़ाई थी। चल, इससे आगे की बात करना शुरू करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है, आप आराम से सुनिए, है ना? अच्छे से समझ में आएगी बात कि ये तो अपने को समझ में आ गया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री के अंदर में डेल्टा शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना? डेल्टा शुड बी इक्वल टू जीरो। अब सवाल उठता है, मान लीजिए मेरे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या सॉरी डिग्री टू होमोजीनियस डिग्री टू इक्वेशन दे रखी है। होमोजीनियस नहीं, डिग्री टू इक्वेशन दे रखी है। मुझे कहा जाए check whether it represents a pair of straight lines and if yes find those lines। क्वेश्चन समझे मेरा? कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो वो लाइंस क्या होंगी वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन फ्रेम करके वहां से शुरुआत कर ये करना है। तो मैं शेयर कर दूं। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन मैं खुद ही बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। लेट अस से ये क्वेश्चन x प्लस वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। मान लीजिए बस। ठीक है ना? अभी लिखने के बजाय आराम से समझने पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान से समझो, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आ जाती। सही है ना? अब मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा था तो मैंने क्या था, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। है ना? एक बार ये पहली तीन टर्म्स है, फिर अगली तीन है, फिर अगली तीन है। एक एक टर्म को पूरे ब्रैकेट से मैंने मल्टीप्लाई किया। सही? मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लिख दे रहे टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज थ्री एक्स वाई टू एक्स माइनस टू एक्स कट गया वाई टू वाई माइनस का वाई इज प्लस वाई माइनस का टू इक्वल टू जीरो। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब आप समझो, उस ऊपर की कहानी को भूल जाओ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, लिखना शुरू करो। लिखो, यहां से लिखो, ये क्वेश्चन है। लिखना शुरू करें। इफ दिस इक्वेशन, ये लिखो, फिर बात बोल रहा हूँ आगे। लिखो पहले, दिस इज अ होमोजीनियस डिग्री टू इक्वेशन, है ना? लिखो पूरा। लिख लिया? अब लिखिए, इफ दिस इक्वेशन represents a pair of straight lines, if this equation represents a pair of straight lines
then find those lines, then find those lines। क्वेश्चन आगे समझ में? अगर ये गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है तो वो दोनों लाइंस निकालें। अब सवाल उठता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती, उसके लिए भूल जाओ 5 मिनट के लिए ये बात, है ना, ये पिछली बात को भूल जाओ। हम डेल्टा निकालें। डेल्टा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? जनरल इक्वेशन से। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर किया, a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है, h की वैल्यू 2h इक्वल टू 3, तो h की वैल्यू 3/2 आ रही है, g की वैल्यू 0 आ रही है, f की वैल्यू 1/2 आ रही है और c की वैल्यू -2 आ रही है। सही है क्या? क्लियर होगी बात यहाँ तक? है ना? अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपको, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी सी 2 इंटू 1 2 इंटू -2 इज -4, 2fgh जी 0 आ गया तो इसको 0 कर दो, माइनस का ए एफ स्क्वायर 2 इंटू 1/4 इज 1/2, माइनस का बीजी स्क्वायर ये रहा 0, माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 इंटू 9/4, तो 9/2 आ गया, है ना? तो ये बन गया कितना? -4 -1/2, तो ये 2 और ये -8 -1 प्लस 9, ये वैल्यू 0 आ गई। यानी यस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात? मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। और हमारा सवाल क्या था? अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, तो वो दोनों फैक्टर क्या होंगे, ये अपने को बताना है। पूछने का ढंग एक और हो सकता है क्वेश्चन का। अगर मैं क्वाड्रेटिक की टर्म्स में बात करूं, एक चीज सुनिए मेरी बात, प्लीज लिख लीजिएगा, बाद में आराम से सुनो, कुछ चीज छूट जाएगी बता दिमाग में आने से पहले, वो मैं बोलता चलूंगा, आराम से सुनो पहले। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज अ फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 2। ये एक फंक्शन है एक्स और वाई में डिग्री 2 का। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। ये डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0। समझ आ रही है बात? ये तो क्वाड्रेटिक में भी ये एक सवाल होता है। दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। और दो लीनियर फैक्टर एक्स और वाई में, एक लीनियर फैक्टर एक्स और वाई के अंदर में क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई में डिग्री 1 इक्वेशन क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। तो यही मतलब हुआ, चाहे मैं ऐसे बोल दूं टू लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो जाए, या मैं बोल दूं कि इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बातें थी फिर। अब सवाल उठता है, ये फैक्टर्स हम फर्दर कैसे निकालें? इसके जो भी लीनियर फैक्टर निकल के आ रहे हैं या आने चाहिए, उसका तरीका क्या है? आराम से सुनेंगे बात। सबसे पहला काम कि होमोजीनियस होमोजीनियस पोर्शन, कौन सा वाला? जिसकी की डिग्री 2 है। होमोजीनियस पोर्शन जिसकी डिग्री 2 है, यानी ये रहा, इसको पकड़ेंगे। होमोजीनियस पोर्शन जिसकी की डिग्री 2 है, उसको फैक्टराइज करेंगे। उसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे देख लेते हैं। 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल जैसे होता है ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता है क्वाड्रेटिक के अंदर में, वही तरीका लगाएंगे यहाँ की। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 है और ये 3 आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² प्लस 2xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूँ ये बात?
है ना। 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, वही मैंने टर्म थ्योरी वाली बात करी है। इन दोनों को पकड़ लो और इन दोनों को पकड़ लो। 2x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x+y, प्लस y कॉमन आ गया, अंदर आ गया x+y, यानी ये बात बन गई, ये आ गया x+y मल्टीप्लाइड बाय 2x+y, x+y मल्टीप्लाइड बाय 2x+y। यहां तक बात आ रही है समझ लो, पक्की बात है। ये सबसे पहला काम हमने फैक्टर बनाए। किसके फैक्टर बनाए? जो पोर्शन होमोजीनियस है और डिग्री 2 वाला है, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, उसके फैक्टर लिख दिए। यहां तक लिख लो, फिर अगली बात पे आता है। आने ये बैठो, अभी लिखने की बजाय समझना। ये सुन लिया ना एक बार तुमने? ठीक है, यहाँ तक डन। ठीक है, अब आराम से सुनिए बात। हमने होमोजीनियस पोर्शन डिग्री 2 जो है उसके फैक्टर बना दिए। बनाने के बाद हम क्या करेंगे? अब हमने इसको थोड़ी ना फैक्टराइज करना था खाली, हमें तो टोटल को फैक्टराइज करना है। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, स्मार्टली काम करने वाला। 2x² + y² + 3xy + y - 2 इज इक्वल टू, मैंने इज इक्वल टू क्या लिखा? अब देखो मुझे बताओ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0 कर दूंगा? हाँ। क्या ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0 करूंगा? हाँ। कैसी स्ट्रेट लाइन है? जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। कोई भी लाइन अगर y इक्वल टू mx फॉर्म की है, क्या ये y इक्वल टू mx फॉर्म की है? हाँ। ये y इक्वल टू mx फॉर्म की है, यानी उसमें x का और y का कुछ कोएफिशिएंट आ रहा है, कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो लाइन ओरिजिन से पक्का पास कर रही है। क्लियर होगी बात ये? पक्का समझ आ गई? ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि वो इक्वेशन जो कि होमोजीनियस पोर्शन है डिग्री 2 का, वो हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। दोनों किससे पास करती है? ओरिजिन से। वो आ भी गई है अपने पास, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए। ये पक्की बात है, ये क्योंकि होमोजीनियस नहीं है, डिग्री 2 का नहीं है टोटल, तो पक्की बात है इसके थ्रू जो दो लाइंस निकल के आएंगी वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही, वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। क्या ये बात समझ आएगी? नहीं? इतनी बात आगे, क्वेश्चन खत्म है आधा। ये पक्की बात है, अगर डिग्री 2 इक्वेशन पेयर ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन उसके अंदर में केवल होमोजीनियस पोर्शन के अलावा, डिग्री 2 के अलावा और भी चीजें आ रही हैं, तो गारंटी है वो दोनों लाइनें जो रिप्रेजेंट हो रही है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। क्लियर होगी बात ही? पक्का क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा? एक ये लिखा x+y और एक लिखा 2x+y। मैंने इसके अंदर में l और इसके अंदर में m ऐड कर दिया। जहां पर l और m दो कांस्टेंट हैं, ये तय है। मैंने अभी आपको समझाया, ये पोर्शन दो लाइन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, पर दोनों ओरिजिन से पास नहीं कर रही, गारंटी है। ये हिस्सा ओरिजिन से पास करने वाला था, इसके अंदर में कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, पक्की बात है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। हाँ, मुझे नहीं पता एल की वैल्यू और एम की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आ रही है, पर ये गारंटी है जीरो नहीं आएगी। पर ये गारंटी एल और एम जीरो नहीं आएंगे। बोलो क्लियर होगी बात? 100% समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया।
इतनी बात समझ आने के लिए, मतलब मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है कि इस 2 डिग्री इक्वेशन के 2 डिग्री इक्वेशन जो दे रखी है, इसका एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। क्या ये बात क्लियर होगी? अगर एल और एम आ गया, मेरा आंसर आ गया। एल और एम आ गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। एल और एम निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं ये बात, टू फाइंड एल कॉमा एम कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स। कैसे कंपेयर करेंगे? इधर ध्यान से सुनो भाई। कंपेयर करते वक्त इतने पोर्शन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो डिग्री 2 का हिस्सा है, होमोजेनियस पोर्शन है, वो तो आपने यहीं से ही तो ये दोनों निकाले हैं, तो इसको कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ गई बात ही? अब रिमेनिंग पोर्शन को कंपेयर करेंगे, जैसे कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर लेते हैं। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बताओ जरा? 0 इज इक्वल टू, एक तरीका मैं इस ब्रैकेट को पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात सही है, गलत नहीं है, बट क्या जरूरत है, क्यों करें हम, अगर हम इसको सीधा सीधा कर पा रहे हैं, है ना? कंपेयर करना है कोएफिशिएंट को, तो हम सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक्स का क्वोशिएंट कैसे आएगा? ये पोर्शन किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स का क्वोशिएंट आएगा? एम से। तो एक्स इंटू एम, एम आ गया, प्लस ये पोर्शन। अब इसके अलावा तो और कोई हिस्सा नहीं है, जो इधर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स का क्वोशिएंट आएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2l, तो ये बन गया m प्लस 2l इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन नंबर 1 आ गया। क्या ये बात समझ आई? स्मार्टली काम कर रहे हो यहाँ पर, समझ आ रही है बात? पक्का। अब इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ, क्या करना है कंपेयर? y का। y का कोएफिशिएंट कौन है? इधर कौन है? 1। इधर कौन आएगा? y को किससे मल्टीप्लाई करूं? बोलो बोलो, y को किससे करूं? m से। और इधर के y को किससे करूं? एल से। एम प्लस एल इक्वल टू 1, ये रिलेशन नंबर 2 है। क्या ये बात समझ में आ गई? एम प्लस एल की वैल्यू बना रही है, इस एम प्लस 2l को एम प्लस एल लिख दे रहा हूं। एम प्लस एल इक्वल टू 0। एम प्लस एल कितना है? 1। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? -1। एल की वैल्यू क्या आ गई? -1। एल आ गया -1, तो एम कितना आ गया? 2। ध्यान से देखो, एल -1 यहाँ पुट करोगे, 1 + 1 कितना आ गया? 2। एल आ गया, एम आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। अब एक और तरीका ये जानना, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, आप कैलकुलेशन सही करिए नहीं करिए, उसको भी जानने का एक तरीका है। क्या? आपने एक्स का क्वेश्चन कंपेयर कर लिया, वाई का क्वेश्चन कंपेयर कर लिया, इधर कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट कौन है इधर? -2। इधर कांस्टेंट कैसे बनेगा? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी बनेगा कांस्टेंट, और तो कोई तरीका नहीं है। इधर कांस्टेंट एल है, इधर एम है। एल और एम का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? चाहिए कितना था? मतलब तुमने सही निकाला, बात खत्म हो गई। इसका मतलब दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर क्या आ गया? एक्स प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। दूसरा 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हमने यहीं से शुरुआत करी थी क्वेश्चन की? यहीं से शुरुआत करी थी ना क्वेश्चन की? ये दोनों फैक्टर हो गया। बात खत्म। दिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट हाउ टू फाइंड द पेयर ऑफ स्टेट। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पक्का 100%? लिखो तो।
अब एक और बड़ी अच्छी बात इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमने को समझ में आ जाएगी। पहले कंप्लीट करें इसको। लिखिए सभी ने। सभी समझ में आ गया? पक्का? दिया क्लियर है? चलिए अब मैं अगली बात पे आता हूँ। बोलना शुरू करो। लिख लिया तब भी आपने? ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब मान लो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब एक अलग थॉट है, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। इस क्वेश्चन के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज समझा रहा हूं। क्या ये जो पोर्शन है इसने दो लाइंस को रिप्रेजेंट करा, ठीक है ना? ध्यान से देखो। 2x² प्लस 3xy प्लस y² क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वाई। इसका नाम है L1, इसका नाम है L2। ठीक है, ये मान लो L1 है और ये क्या है? L2। क्लियर होगी बात? अब उस पोर्शन की बात करते हैं जो ये होमोजेनियस डिग्री 2 का, वो टोटल डिग्री 2 की बात कर रहा हूँ। 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस y माइनस 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई प्लस x+y माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2x+y और प्लस का 2, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगी बात? सही। इसका मतलब है L1 डैश, इसका मतलब है L2 डैश। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब क्या आपको नजर आ रहा है L1 इज पैरेलल टू L1 डैश एंड L2 इज पैरेलल टू L2 डैश? यस सर। L1 L1 डैश के पैरेलल, L2 L2 डैश के पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में केवल और केवल कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है और कोई डिफरेंस नहीं रहता। समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये लाइन L1 है और लेटस से 1 मिनट के लिए ये लाइन L2 इक्वल टू 0 है। मैंने ऐसी प्लॉट कर दी, स्लोप को देखते हुए प्लॉट नहीं करा, रैंडमली बात कर रहा हूँ। ठीक है बात? ये अब L1 डैश जो है वो L1 के क्या है? पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगी L1 डैश इक्वल टू 0। L1 डैश L1 के पैरेलल है, वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। और L2 डैश किसके पैरेलल है? L2 के, वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये L2 डैश इक्वल टू 0 है। अब अपने आप सोच कर के देखो, L1 L2 के बीच में अगर एंगल थीटा आ रहा है तो L1 डैश L2 डैश के बीच में भी एंगल, बात खत्म हो गई। कंफ्यूजन हो गया? क्या कंफ्यूजन हुआ? चलिए ये लिखो एग्जांपल, फिर कंफ्यूजन लिखा। लिखो।
लिख लिया हमने सबने? नहीं लिख रहे हैं। डन। सर्कल के एडवांस असाइनमेंट दिला देता हूँ आप लोग को। सभी को दे दूं? पक्का? अर्जी दे दे सबको? ठीक है। चलिए मेरे को ना लाइन नोट बना के देखो। द एंगल थीटा, द एंगल थीटा between, the angle theta between the two lines, the angle theta between the two lines represented by the general equation of degree 2, the angle theta between the two lines represented by the general equation of degree 2 is same as is is same as the angle is same as the angle between the two lines is same as the angle between the two lines represented by its homogeneous part only, between the two lines represented by its homogeneous part only। पढ़ के देखो ये बात समझ आ गई है? यही बात लिखाई है मैंने यहाँ। ठीक है क्या? मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दे दिया और ये बात चैनल में लिख दी। 2 डिग्री जनरल इक्वेशन की बात करूं या उसके होमोजेनियस पार्ट की बात करूं, जो लाइंस के बीच में एंगल है वो दोनों को दोनों बीच में सेम रहेगा। tan थीटा का फॉर्मूला अपने को याद है? क्या होता फॉर्मूला tan थीटा का? दिया आप बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ आगे बोलो। tan थीटा 2 अंडर रूट 2 रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइड बाय 2 नहीं होता, क्या होता है? मॉड ऑफ a प्लस बी। मॉड नीचे आता है, मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है क्या? समझ आई बात? पक्का क्लियर? तो यहां तक जो मैंने क्वेश्चन बताया, POSL का टोटल मतलब क्लियर हो जाता है। अब इसके आगे केवल एक कॉन्सेप्ट बच जाता है जिसका नाम है होमोजेनाइजेशन। ठीक है क्या? होमोजेनाइजेशन अभी हम पढ़ने लग रहे हैं। देखो टॉपिक का नाम होमोजेनाइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये टॉपिक ऐसा है, हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा कोनिक के हर चैप्टर।
डन, ठीक है। होमोजेनाइजेशन, अब एक लाइन लिखो, द जॉइंट इक्वेशन, द जॉइंट इक्वेशन of a pair of straight lines, the joint equation of a pair of straight lines joining the origin, the joint equation of pair of straight lines joining the origin to the points of intersection, joining the origin to the points of intersection of the line given by of the line given by Lx plus My plus n equal to 0, Lx plus My plus n equal to 0, and the 2-degree curve, ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is, अब मेरी बात सुनेंगे, फिर लिखिएगा, यहां तक लिखे सभी ने? चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई एक 2-डिग्री कर्व, वो 2-डिग्री कर्व सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्या है मुझे जानने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट वो एक 2-डिग्री कर्व है। लेट अस से वो 2-डिग्री कर्व लिया, रैंडमली कुछ बनाते हैं, क्लियर होगी बात? इस 2-डिग्री कर्व को इस लाइन ने दो जगह काटा, एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर। ये ए है और ये बी है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये 2-डिग्री कर्व की इक्वेशन है, ठीक है? ये दोनों अपने को गिवन है, ये दोनों अपने को गिवन है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या गिवन है? एक लाइन और एक 2-डिग्री कर्व। इस लाइन ने इस डिग्री 2 कर्व को दो जगह पर काट दिया, ठीक हो गई बात ये? अब मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ाई लिखाई है उसको पढ़ते हैं। द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ज्वाइंट इक्वेशन किसकी? पेयर ऑफ लाइंस की। कौन से पेयर ऑफ लाइन? ज्वाइंट द ओरिजिन, ओरिजिन को किससे? टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। यानी वो कह रहा है ये ओ पॉइंट है, ओ को ए से ज्वाइन कर दो, ओ को ए से ज्वाइन कर दो, एक लाइन आ गई। ओ को बी से ज्वाइन कर दो, दूसरी लाइन आ गई। इस लाइन की और इस लाइन की दोनों की कंबाइंड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझ आई क्या कहा मैंने? नहीं समझ आई बात? पक्का क्लियर है कि ये स्टैंडर्ड भाषा है, टेक्निकल भाषा है। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द 2-डिग्री कर्व। ये एक टेक्निकल भाषा हमेशा ऐसे लिखी मिलेगी जिस भी सवाल में मिलेगी, क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए? कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। और ध्यान से देखें, ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। एक तरीका कहता है ये y इक्वल टू m1x है, ये y इक्वल टू m2x है। m1 और m2 निकालने के लिए इस कर्व को और जो गिवन लाइन है दोनों को सॉल्व करो, a निकालो, b निकालो, ये b आएगा, y को m1x को सेटिस्फाई कराओ, m1 निकालो, इक्वेशन निकालो, m2 निकालो, इक्वेशन निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ओपन करके आंसर लिखो। बताने में ही इतना लंबा है तो करने में कितना लंबा होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? तो इसका क्या तरीका है, इसका जो वे है, इस बात को जो मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी कहानी रची ओ एंड ओबी के लिए, ऐसा ना करना पड़े उसका कोई छोटा तरीका है? जी हाँ,
वो कौन है? होमोजेनाइजेशन। समझ आई मेरी बात? नो डाउट जो तरीका मैंने कहा अभी ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, लेकिन सोच के देखो ये इक्वेशन में ये क्वेश्चन दे रखी है, ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के अंदर में कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। समझ आ रही है बात ये? तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? होमोजेनाइज करेंगे हम। क्या करेंगे? होमोजेनाइज करेंगे। अब होमोजेनाइज का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक होमोजेनाइज करेंगे यानी पूरे इक्वेशन को सेम डिग्री की बनाएंगे, पूरे इक्वेशन को सेम डिग्री की बनाएंगे। क्या मतलब हुआ? मुझे बताओ, लिखने में ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। ये पोर्शन की डिग्री कितनी है? 2। इतने पोर्शन की डिग्री कितनी है? 1। इतने पोर्शन की डिग्री क्या है? 0। अब क्या करा, इसको मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy एज इट इज प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 के स्क्वायर से करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 की वैल्यू निकालते यहां से, 1 क्या है? lx प्लस my इक्वल टू माइनस एन। इट इंप्लाइज lx प्लस my अपॉन माइनस n की वैल्यू आ गई 1। मैंने 1 की वैल्यू x और y की टर्म्स में स्ट्रेट लाइन से निकाल दी। क्या निकाली मैंने? 1 की वैल्यू निकाली। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 की क्यों वैल्यू निकाली? वो जो वैल्यू है यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, क्या फायदा होगा देखते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ये पोर्शन एज इट इज, प्लस 2gx प्लस 2fy मल्टीप्लाइड बाय 1 lx प्लस my डिवाइडेड माइनस n प्लस c इंटू lx प्लस my डिवाइडेड माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आई। क्या आपको लग रहा है इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 2 है? ये डिग्री कितना? ये डिग्री 1 था, डिग्री 1 को डिग्री 1 से